उसका आंसर कुछ गलत आ रहा था नहीं? यही था ना बे? ये पहला वाला था, ये दूसरा वाला, ये तीसरा, और ये चौथा। जो ऑर्डर आना चाहिए था वो आना चाहिए था सबसे ज़्यादा किसका? सेकंड, फिर किसका? फर्स्ट, फिर थर्ड, और फिर फोर्थ आना चाहिए था, जो कि मैंने बताया था कि क्या है, गलत। एक्चुअल जो ऑर्डर होता है वो होता है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, और फिर बहुत ज़्यादा ही कम हो जाता है थर्ड का। ठीक है, इसका रीज़न कितने लोग पता कर पाए थे? ऐसा क्यों होता है? ठीक, बताते हैं। ये कंपाउंड है, इसको अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक अमीनो ग्रुप लगा हुआ है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी लगा हुआ है। देख रहा है? जो COH ग्रुप है वो एसिडिक ग्रुप है, और NH2 ग्रुप क्या है? एक बेसिक ग्रुप। ठीक है, तो अगर एक ही ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कि अमीन भी हो और एसिड भी हो, इसको हम अमीनो एसिड बोलते हैं। अमीनो एसिड जानते हो तुम लोग? अरे नाम तो सुना होगा। हाँ, तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें जब एक बेसिक ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप दोनों ही होता है, ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसका, ये उठ के इसी को दे देता है और इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो एक इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिसमें कि अमोनिया, जो अमोनियम वाला ग्रुप है, NH2 वाला ग्रुप है, वो COH से हाइड्रोजन ले लेता है। ठीक है, और उस टाइप का एक सॉल्ट बनाता है, इसको हम ज्विटर आयन बोलते हैं। कौन सा आयन? ज्विटर आयन बोलते हैं, ट्विटर नहीं, ज्विटर। ज्विटर आयन बोलते हैं। और इस ज्विटर आयन में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं जो वो किसी और को दे पाए, है ना? तो अगर ये हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली चला गया इंट्रामोलिकुलर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, तो क्या किसी और को देने के लिए इसके पास हाइड्रोजन बचा कि नहीं बचा बे? हाइड्रोजन है ही नहीं देने के लिए। और जो एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन देते, और अब हाइड्रोजन नहीं है तो फिर वो क्या अपना H+ दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? दे ही नहीं पाएगा। और ऐसी सिचुएशन में इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाता है? बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही कम। ठीक है, लिखो। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, यही क्वेश्चन के बाद पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं दिए हैं, सब पढ़ा रहे हैं। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीनो एसिड्स, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीनो एसिड डिक्रीज शार्पली, डिक्रीज शार्पली। तो जो थर्ड वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ होगा ये बहुत ही कम हो जाएगा बाकी सबके मुकाबले, क्योंकि वहाँ पे एक NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, और NH2 -I लगाता है वो तो बात की बात है। NH2 पहले हाइड्रोजन ही खा लेगा, उसके बाद -I लगाए +I लगाए, क्या ही फर्क पड़ता है? ठीक है, तो जहाँ कहीं भी आज के बाद से अगर तुम्हें कहीं भी अमीनो एसिड दिख जाता है, ठीक है, ये एक्सेप्शन नहीं है। ये क्या पढ़ा रहे हैं भाई? कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। ये सब कॉन्सेप्ट है, इसको एज अ एक्सेप्शन याद नहीं रखना है। पर जहाँ कहीं भी अमीनो एसिड होगा या कोई भी एसिड होगा उसमें कोई एक बेसिक ग्रुप लगा होगा, कोई भी बेसिक ग्रुप लगा हो, तो ऐसी सिचुएशन में उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? लिखो अगला। हाँ बिल्कुल ज्यूटेरान बनेगा, पर फिर से एसिडिक स्ट्रेंथ उसका रहेगा। हाँ, तब मैक्सिमम हो जाएगा। लिखो ऑन बेसिक स्ट्रेंथ। तो जैसे मान लो कोई बेस है, NH2 ले लेते हैं, और इसके ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है, टेक्निकली अमोनिया है। एक और NH2 है जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, और दूसरा NH2 है
जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा। अब बेस क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं? डोनेट करते हैं, है ना। बेस क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। ठीक है, पढ़े हो ना बे तुम लोग? अ, कहाँ पढ़ा है मैंने? एसिड बेस के कॉन्सेप्ट में याद आ रहा है? तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इस जगह पे थोड़ा सा क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इसके लोन पेयर देने की टेंडेंसी बढ़ेगी या घटेगी? सोच लो बढ़िया से। बोलना नहीं है, सोचो। जब पूछे तो हाथ उठा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से लोन पेयर देने की टेंडेंसी बढ़ रही है या घट रही है, ये सोचना है। कितने लोगों को लगता है कि ये लोन पेयर देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी? हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है कि लोन पेयर देने की टेंडेंसी घट जाएगी? और कितने लोगों को लगता है कुछ कह नहीं सकते, मतलब बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? पता नहीं क्या। दो तरीके से सोच सकते हैं, है ना। दोनों तरीका सही है सोचने का। अगर नाइट्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसके इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी या रिपेल करने की टेंडेंसी बढ़ेगी? अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी या घटेगी? अब यही नहीं सोच पा रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो जानते हो ना तुम लोग। अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी उसकी या घटेगी? उसी में बढ़ेगी घटेगी दोनों बोल रहे हैं सब। चलो ठीक, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है? इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं है। आई होप कि इसमें ना हो। अगर कोई ऐसा रिपल्शन वाला इंसान है तो हाथ उठाए, उसको पहले रिपल करके बाहर करें। तो अगर पॉजिटिव चार्ज आता है किसी एटम के ऊपर तो उसका इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी या घट जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया है तो और इलेक्ट्रॉनों को वो ज़्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अच्छा, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, क्योंकि इसी को तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होगी? कम हो जाए। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक साथ मल्टीपल इंफॉर्मेशन हैंडल नहीं कर पाते हो तुम लोग। चलो थोड़ा इंफॉर्मेशन को कम करते। ठीक है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी या इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ेगी? उसी में लेने की टेंडेंसी बोल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है लेने बोल रहे देने बोल। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी या डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी? उसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इधर से कोई डोनेट बोला है, तू डोनेट बोला है, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, है ना। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि रिचनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है? डेफिशिएंसी। और डेफिशिएंसी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उसकी बढ़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसा चार्ज प्रोड्यूस करेगा नाइट्रोजन के ऊपर? पॉजिटिव कि नेगेटिव? अब इसमें भी डाउट है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कि दे रहा है उसको? अब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा?
पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इजीली डोनेट करेगा दूसरे को, या मुश्किल से डोनेट कर पाएगा? मुश्किल से डोनेट कर पाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। और जो मुश्किल से डोनेट करता है उसको क्या बोलेंगे? वीक बेस, मुश्किल बेस के, है ना। और जो इजीली डोनेट करेगा उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। यही तो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट होता है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ का। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहा हूँ, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर देने की टेंडेंसी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? घटेगी। सेम वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो इस पे पार्शली क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लिखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन withdrawing group decrease the basic strength, and electron donating group increase the basic strength. ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर है। लिखो, राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग बेस। कुछ बेस बना रखे हैं टेढ़े मेढ़े से, तुम्हें बताना है कि इसमें से कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। 1 2 3 4 नंबर लिख लेना, मैं लिख देता हूँ। एक नया ऐड किया। पहले पहला वाला करेंगे, पहले वाले का ऑर्डर लिखेंगे और उसके बाद दूसरा वाला लिखेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं छापना है। पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग मिली है तुम लोगों को? हाँ, वो थोड़ा सा इशू है, इसलिए क्लासेस बंक करने की कोशिश मत करना, नहीं तो फिर सब गायब हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया हुआ है, अगर इस शुरू के 6 क्लासेस में से एक भी क्लास मिस किए तो फिर मेरी गलती नहीं है। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी कि तुम्हारा कुछ, तुम्हें नहीं समझ में आता अगली क्लास में। तो अगर तुम टेस्ट करना चाहते हो, एक क्लास मिस करके देख लेना, अगली क्लास से कुछ समझ में नहीं आएगा। पिछली क्लास में कितने लोग नहीं थे, हाथ उठाओ। आज की क्लास में थोड़ा कम समझ में आएगा।
पहला वाला तो सबने कर लिया होगा बे। कितने लोग पहले वाले का कुछ ना कुछ ऑर्डर लिख लिए? ठीक है, यहाँ देखते हैं हम। सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है इसमें से? हाँ, फोर्थ वाला दिख रहा है। फिर टू, और फिर वन। ये बहुत ही सिंपल सा था। ये कितने लोग सही सही कर पाए अपने मन से, और कितने लोग थोड़ा सा गलत किए, जस्ट उल्टा लिख दिए। ज, जस्ट उल्टा। इस वाले में डाउट हो रहा होगा नहीं, ये साइन ग्रेटर देन का है कि इक्वल टू का? खैर, ये साइन किसका है? स्मॉलर देन का कि इक्वल टू का? ग्रेटर देन का ना। ठीक है, ठीक है। ये वाला देखते हैं हम। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? फर्स्ट वाला, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और फिर फोर्थ। यही आ रहा है ना बे? कितने लोग चाहते हो कि मैं बताऊं कि ये ऐसा ऑर्डर क्यों आ रहा है? हाथ उठाओ। नहीं आता है? पूछोगे एकदम, है ना? और पूछोगे तो मैं बताऊंगा शुरू के 6-7 क्लास। ये वाला किए हो? इसमें थोड़ा सा ये वाला किए हो कि नहीं किए हो? जल्दी करो, जल्दी करो, सब लोग करो। ये नीचे वाले में आर क्या है बे? कोई भी एल्काइल ग्रुप है। मिथाइल हो सकता है, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी। कर लिया? ठीक। इसमें देखते हैं फ्लोरीन यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? माइनस आई। NO2 भी माइनस आई लगा रहा है, COH भी माइनस आई, और CH3 प्लस आई लगा रहा है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस इसमें कौन सा होगा बे? फोर्थ वाला दिख रहा है। बाकी सब में डिक्रीज होगा, पर सबसे ज़्यादा डिक्रीज किस में होगा? सेकेंड वाले में। फिर फ्लोरीन, फिर COH ना। तो सबसे स्ट्रॉन्ग उसमें कौन सा होगा उन तीनों में? फर्स्ट, क्योंकि फ्लोरीन का माइनस आई क्या है? कम। उसके बाद कौन आएगा? थर्ड। और फिर कौन सा आएगा सबसे लास्ट में? सेकेंड। दिख रहा है ना बे? ठीक, ये ऑर्डर है। ये कितने लोग सही से कर पाए हो? ईमानदारी से हाथ उठाओ। थोड़ा सा गलत, है ना? थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 4, 1, 2, और फिर सबसे लास्ट में 3। और ये जो ऑर्डर होगा वो बहुत थोड़ा सा कम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ही कम होगा। ठीक है? और ऐसा क्यों होगा बे? क्योंकि ये एक क्या है? अमीनो एसिड दिखाई दे रहा है, और यही तुम्हें पहचानना था। तो एक एसिडिक ग्रुप है, एक बेसिक ग्रुप है। तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है देने के लिए किसी और को? है ही नहीं। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ही नहीं है, तो किसी और को लोन पेयर दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा बे? नहीं दे पाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? गायब ही हो जाएगा एक तरह से। ठीक है? बेसिक स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा, और इसीलिए थर्ड वाले का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे लास्ट में होगा। और इसी वजह से अमाइनो एसिड्स का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो तो कम होता ही है, बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होता है? काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है? पढ़ा रहे थे। ईमानदारी से हाथ उठाओ कितने लोग ये सोच पाए थे एटलीस्ट सही से। कोई बात नहीं, गलत करना जरूरी है। थोड़ा बहुत गलत करो सही रहेगा। वो वाला करो। ये तो खैर आसान सा था। आर क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, डोनेटिंग बे? डोनेटिंग। तो अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो
ये बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा या घटाएगा पे? बढ़ाएगा। सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा इसमें? फोर्थ। फिर कौन सा? थर्ड। फिर सेकंड। और सबसे लास्ट में कौन आएगा? फर्स्ट। ये ऑर्डर आएगा। तो बहुत आसान सा। ठीक है, ये कितने लोग सही से कर पाए थे? ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, लिखो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन। पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं दिए, ठीक है, सब पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर इतना आसान नहीं है ऑर्डर निकालना ऐसे। मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे ऑर्डर याद ही करना पड़ता है, पर उसका रीजन क्या है वो भी बता देता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। हाँ हाँ हाँ, गैस में सही है। गैस में सही है ना, बता रहे। सब बता रहे, पहले ही पूछ देते हो। तुम क्या बता रहे थे कि तुम्हें पता है, या तुम ये चेक कर रहे थे कि मुझे पता है कि नहीं पता है? नहीं, इसमें बहुत सारे लोगों को लगता है कि थोड़ा नॉलेज वॉलेज की कमी है, मतलब इनसे एक बार चेक ही कर लेते हैं, क्या पता। अच्छा है, पर ढंग से बांटते नहीं है, ये एलिगेशन पहली बार लगा है कि मेरे पास नॉलेज है पर मैं बता पढ़ाता नहीं। ऐसा क्यों लगता है तुझे बे? देखो, हाँ है मेरे पास, देखो पढ़ा रहे हैं इतने साल से, नॉलेज तो होगी, और तो क्या ही कर रहे हैं, और जिंदगी में क्या ही किया है, यही किया है, तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज आएगा ही। पर क्या है ना, तुम लोग को सब नॉलेज नहीं दे सकता मैं, सब दूंगा तो फिर तुम डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, पागल हो जाओगे। ठीक है, तो कम, थोड़ा सा कम ही नॉलेज देता हूँ। धीरे धीरे जब तुम्हें समझ में आने लगेगा छोटी छोटी बेसिक चीजें, तो और ज्यादा चीजें देंगे। ठीक है, जब मुझे लगेगा कि तुम मेंटली प्रिपेयर हो। ठीक है, तो शुरू में ऐसे कैपेसिटी के ऊपर होता है, कितना डाइजेस्ट कर सकते हो, तो मैं चेक करता रहता हूँ कितना डाइजेस्ट हो रहा है तुमसे। तो जहां तक डाइजेस्ट होना बंद होता है, बस उससे कम ही देते। ठीक है, उससे ज्यादा पढ़ा देंगे नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, तो मैं बस उतना पढ़ाता हूँ जिससे तुम्हारा फायदा होता है। ठीक है, वाह, यही करते हैं, टीचर का काम यही है, आके मेरे पास जितना नॉलेज है सब यहाँ उगल दूंगा और सब तुमसे नोट करवा लूंगा, तो तुम्हें उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरा पढ़ाना जरूरी नहीं है यहाँ पे, तुम्हारा वो समझना ज्यादा जरूरी है ना। मैं यहाँ सब समझा सकता हूँ, पर तुम समझ पाते हो कि नहीं वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, और तुम लोग पिंकी मैम से क्या बुराई की है बे मेरी? हाँ तू खड़ा, हाँ हाँ, तू तो था ही नहीं, तू क्यों खड़ा रहा बैठ? ये तो इसे बोल रहा हूँ। हाँ, डुअल चैनल तो दोनों में से पीछे वाले। नहीं नहीं, क्या बोला तू लोगों ने? हाँ, पीवाई क्यू नहीं कराते हैं, तुम लोग चाहते हो पीवाई क्यू करा दूं मैं? ठीक है, पीवाई क्यू भी हो जाएगा। वैसे पीवाई क्यू का ऐसा कुछ होता नहीं है, तुम जाके अगर खुद से करोगे ना तो वो हो जाएंगे। अब बैठ के अगर मैं पीवाई क्यू कराऊंगा तो उससे कुछ खास फायदा नहीं होगा। तुम चाहते हो वो भी करवा दूंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे आती है पीवाई क्यू है ना, मैं करा दूं। क्या? दंगल? अब यार दंगल वंगल के लिए मैं नहीं आया हूं। मैं रॉ नॉलेज यही दे पाता हूँ, दंगल और मार्गदर्शक हमसे ना हो पाएगा। मार्गदर्शक भी करवाते हैं ना लोग। दंगल मार्गदर्शक यार मैं अब नहीं कराया कभी जिंदगी में, आदत नहीं है, तो उसका एक्सपीरियंस नहीं, तो मैं नहीं करा पाता। ठीक है, वैसे क्लास में ऐसे क्वेश्चन देता रहता हूँ मैं, जिससे कि आर्टिफिशियल दंगल क्रिएट हो सके बट ठीक है। लिखो इफेक्ट ऑफ हाइड्रेशन या सॉल्वेशन। हाइड्रेशन सॉल्वेशन में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? हाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। कितनी बार पढ़ा है हाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस? कई बार पढ़ा चुके हैं। और कितने लोग, ईमानदारी से हाथ उठाएं, कितने लोग को पता है कि हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में क्या डिफरेंस होता है? पूछेंगे नहीं? कितनी बार पढ़ा है बे, तू बता, मैं मुझे याद नहीं। 7वीं बार बता रहे हैं, वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि 6 बार पढ़ाने के बाद भी अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो फिर नहीं ही आएगी।
फिर तो क्या ही करेंगे, तो ये सब तो एक एक बार ही पढ़ाऊंगा मैं। तू बता बे। हाँ। हाँ खरा। अरे खरा तो 6 बार तो पढ़ाया मैंने, तो एक बार भी नहीं सुना तूने? एक बार भी नहीं? इसीलिए तो कई बार पढ़ाया है। बैठ जाओ। तू कर रही हो? अरे खरी तो, कोई एक बता। क्या कंफ्यूजन है वही बता। कंफ्यूजन तो तब होता है ना जब दोनों पता रहता है, बस ये नहीं पता रहता कि कौन क्या है। तुझे तो दोनों पता ही नहीं है, तो फिर कंफ्यूजन कैसे? तू कह कि नहीं पता है। तू कह रहा है पीछे एकदम। अरे तुझे नहीं, तुझे ही बोल रहा हूँ बीच में जो बैठा। हाँ हाँ, बता। तुझे तो पता होगा। हाइड्रोलिसिस में रिएक्शन हो जाती है, और हाइड्रेशन में? तो ग्लूकोज को पानी में डालते हैं तो क्या होता है? और सोडियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं तो उसका भी हाइड्रेशन होता है। और अल्कोहल नहीं, अल्कोहल नहीं पूछेंगे। अल्कोहल को पानी में डालते हैं तो कहेंगे नशा होने लगता है, फिर वो अलग दिक्कत। आ, तो किस चीज को पानी में डालेंगे तो हाइड्रोलिसिस होगी? बैठ जाओ। मुझे मोटिवेशन की सख्त जरूरत है। तो आज संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखूंगा मैं। देखता हूँ। और वो कौन सा मोटा सा है? हाँ, विवेक बिंद्रा के वीडियो देखता हूँ मैं, देखता। वो कुछ अलग ही लेवल पे, पता नहीं क्या फूक के आता है, अलग ही एनर्जी लेवल पे होता है। मैं कैरी के वीडियो देख लेता हूँ, वो ज़्यादा सही है। खैर, तो हाइड्रेशन का मतलब होता है किसी सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व करें और वो दो पार्ट्स में टूट जाए और वाटर के मॉलिक्यूल उसके साथ इंटरैक्ट करे विथ आयन डाइपोल इंटरेक्शन, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। जैसे NaCl को पानी में डालते हैं तो Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस बनता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बे? हाइड्रेशन। लेकिन अगर मैं पानी में किसी सब्सटेंस को मिला और वो पानी से रिएक्ट कर जाए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है। सेम इसी चीज को जनरलाइज टर्म में हम लोग सॉल्वेशन और सॉल्वोसिस बोल सकते हैं। पानी की जगह पे कोई और रैंडम सॉल्वेंट लेते हैं जिसमें कि जस्ट वो सब्सटेंस डिजॉल्व हो जाए, आयंस में टूट जाए और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल चारों तरफ से उसको घेर ले, तो उस प्रोसेस को अपन सॉल्वेशन बोलेंगे। और अगर वो सब्सटेंस सॉल्वेंट से रिएक्ट कर जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वोसिस बोलेंगे, है ना। एग्जाम में ये दोनों टर्म भी आते हैं, हाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस, सॉल्वेशन सॉल्वोसिस। नहीं समझ में आता है, तुम्हें नहीं याद रहता है, लिख लिया करो ना बे। अगर नहीं आता तो अभी लिख लो कि सॉल्वेशन क्या होता है, हाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस क्या होता है, लिखवाया होगा मैंने शायद। ये 7वीं बार है, आई होप कि 8वीं बार पूछे तो सब बता दोगे। बता दोगे? हाँ तो करो। हाँ हाँ। तो ये बता कि हाइड्रोलिसिस और सॉल्वोसिस में क्या डिफरेंस है? अभी पढ़ाए हैं। अभी जस्ट। कम से कम अभी जस्ट जो पढ़ाए वो तो बता सकते थे नहीं? कोई बात नहीं, मैं एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ ले लूंगा। बैठ जाओ। हे भगवान। फिर से बताना पड़ेगा क्या बे? सॉल्वेशन मैं फिर से बता देता हूँ, हाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस बता देता हूँ, उससे सॉल्वेशन सॉल्वोसिस अपने समझ सकते हो तुम। ठीक है। कोई भी, पहले सॉल्वेसिस सॉल्वेशन और सॉल्वोसिस बता देता हूँ। कोई भी सॉल्वेंट है, उसमें किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व करें और वो सब्सटेंस उस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाए और आयंस में ब्रेक हो जाए, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? सॉल्वेशन।
है ना। तो इस प्रोसेस में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आयंस के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो जैसे मान लें कि ये कैटायन है, तो इसके साथ जो सॉल्वेंट का नेगेटिव पोर्शन होगा, सॉल्वेंट का जो नेगेटिव पोर्शन होगा वो इससे इंटरैक्ट करता है, ठीक है। और जो नेगेटिव पोर्शन होगा, जो एनायन होगा, वो सॉल्वेंट का जो पॉजिटिव पोर्शन होगा वो इंटरैक्ट करेगा। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन। अब इसी सॉल्वेंट की जगह पे पानी ले लो तो इस प्रोसेस को ही क्या बोलने लग जाएंगे? हाइड्रेशन। समझ में आ रही है बात? अब अगर किसी कम सब्सटेंस को पानी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करे और वो उससे रिएक्ट कर जाए तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सॉल्वोसिस। क्या बोलोगे बे? सॉल्वोसिस। तो सब्सटेंस को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए और वो डिसॉल्व होने के बजाय रिएक्ट ही कर दिया उससे, तो हम क्या बोलेंगे उसको? सॉल्वोसिस। अब बस उसी सॉल्वेंट की जगह पे पानी ले लो तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस। जैसे Na2O को पानी में डालेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाता है? NaOH बन जाता है। तो यहाँ पर रिएक्शन हुई है पानी के साथ, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोलिसिस, है ना। पानी है तो हाइड्रोलिसिस बोले। पर इसी में Na2O की जगह पे NaCl ले लो तो क्या बनेगा बे? NaOH और HCl, ये बनता है क्या? ये रिएक्शन होती है कि नहीं होती है? ये नहीं होती, है ना। यहाँ पे क्या होता है? Na प्लस एक्वस बनता है और Cl माइनस एक्वस बनता है। तो इस प्रोसेस को हम अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन। और ऊपर वाले रिएक्शन, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस। हाँ हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो रहा है तो उसको हम सॉल्वेशन बोलेंगे या हाइड्रेशन बोलेंगे, ठीक है। अब भी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन, ठीक है। मैं पानी लेके ही समझूंगा और बाकी सारी चीजें अपने आप से समझी जा सकती, ठीक है। जैसे मान ले कि अमोनिया है, ध्यान से सुनना बे सभी लोग। अमोनिया है, अमोनिया एक बेस है, ये H प्लस एक्सेप्ट करता है और क्या बनाएगा? NH4 बनाता, पता है ना बे। अब NH4 प्लस बनाएगा, ये बनता है। ऐसे में ये जो हाइड्रोजन है, इन सभी हाइड्रोजन पे थोड़ा थोड़ा क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पानी के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा? पानी के H के साथ इंटरेक्ट करेगा या O के साथ? O के साथ इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। दिख रहा है? अबे दिख रहा है कि नहीं? बना ही देता हूँ। और क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इस इंटरेक्शन को हम कौन सा इंटरेक्शन बोलेंगे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या वंडरवॉल इंटरेक्शन? इसको कौन सा इंटरेक्शन बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। दिख रहा है? और हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि रिपल्शन? अरे बोलना। अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? घट जाएगी। कौन बोला है? अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती। रिपल्शन से स्टेबिलिटी क्या होती है? घटती है। कभी पढ़ा है मैंने? यहाँ पर कंपाउंड क्या हो रहा है बे? स्टेबल हो रहा है। स्टेबल होगा तो इजीली बनेगा कि मुश्किल से बनेगा? इजीली बनेगा। मुश्किल से बोल देते हैं कुछ लोग इसे, है ना, सोच के बोला। तो अगर स्टेबल हो रहा है तो इजीली बनेगा। हर कोई क्या होना चाहता है? कुछ बेसिक नेचर्स के लॉ हैं, है ना, वो तुम्हें समझने होंगे। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी बढ़ती है, रिपल्शन से स्टेबिलिटी घटती है, और हर कोई स्टेबल होना चाहता है। ये सारी चीजें किसी ऐसा कोई रूल नहीं है, ये नेचर्स लॉ है, ये हर कोई फॉलो करता है, ठीक है, हमेशा ही। हाँ, टेंडेंसी अलग चीज होती है और करना अलग चीज होता है। जैसे तुम्हारी टेंडेंसी है यहाँ से क्लास से छोड़ के घर जाना और घर पे जाके सोना, ठीक है, ये सबकी टेंडेंसी होती है। पर तुम भी यहाँ टेम्परली क्लास में बैठे हो, कुछ सोच के बैठे हो, क्या ना। तो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है जिसको जिसको मोस्ट ऑफ टाइम लोग फॉलो करते हैं। कभी कभी उसके अपोजिट चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है वो उसी के अगेंस्ट हमेशा जाते रहेंगे और कभी भी स्टेबिलिटी को कम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे मान ले कि
एक पोल पे चढ़ा हुआ इंसान है और एक जमीन पे खड़ा इंसान, किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है? जो जमीन पे खड़ा है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। पोल पे खड़ा है उसको गिराना आसान है, ऐसे पोल हिलाओगे तो गिर जाएगा वो, ठीक है। और जमीन पे खड़ा इंसान ऐसे नहीं गिरेगा। समझ में आ रही है बात? तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है बे? जमीन पे खड़े इंसान की। तो टेंडेंसी की बात करते हैं, है ना। हर एक सिस्टम क्या होना चाहता है? स्टेबल। तो पोल पे खड़े हुए इंसान की जमीन पे उतरने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, या जमीन पे खड़े इंसान की पोल पे चढ़ने की टेंडेंसी ज्यादा होती है? पोल वाला हमेशा चाहेगा कि वो क्या हो जाए, नीचे उतर जाए। कोई जमीन पे खड़ा इंसान नहीं चाहता कि पोल पे चढ़, कोई नहीं चाहता। तुम चाहते हो क्या? अगर नहीं, हम तो चाहते हैं पोल पे चढ़ना। क्या बोल रहे? पर पर मान ले कि कोई कुत्ता तुमको दौड़ा ले, है ना, फील्ड में है, खाली पोल है वहां पे, और एक कुत्ता दौड़ा लिया तुम, तो तुम क्या करोगे बे? पोल पे भागोगे कैसे? है ना। तो तुम जान बचाने के लिए, है ना भाई, कुत्ता काट ना ले, कुत्तों के साथ थोड़ा दिक्कत रहती है ना, इधर उधर काट लेते हैं तो बेइज्जती हो जाती है। तो ऐसे में हाँ, रिस्क भी रहता है रेबीज वगैरह का। तो ऐसे में तुम क्या करोगे? पोल पे चढ़ जाओगे। पोल पे चढ़ गए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी टेंडेंसी थी पोल पे चढ़ने की, तुम्हारी बस जरूरत थी उस टाइम पे पोल पे चढ़ने की। टेंडेंसी अभी भी किधर है? नीचे उतरने की है। जैसे वो कुत्ता जाएगा तुम वापस नीचे उतरोगे, क्योंकि तुम्हारी टेंडेंसी अलग है ना, पर तुम काम डिफरेंट कर रहे हो। सेम यही चीज होता है रियल लाइफ में भी। जैसे तुम्हारी टेंडेंसी है घर जाके सोने की, है ना, आराम करने की, नेटफ्लिक्स देखने की, है ना, घूमने फिरने की, पर यहाँ बैठे हुए बोरिंग क्लास लेक्चर अटेंड कर रहे हो। कहाँ पे? क्योंकि अभी जरूरत है ना, ताकि और ज्यादा स्टेबल हो सको, है ना। इसलिए टेम्परली तुम अपनी स्टेबिलिटी को कम कर, ताकि इन फ्यूचर तुम और आराम कर सको, और सो सको, और पैसे कमा सको, और घूम सको, ठीक है। तो कहाँ हम यार ना? तो अल्टीमेट एम क्या है लाइफ का? किसी भी मॉलिक्यूल का बे स्टेबल होना। उसके बीच में वो थोड़ी देर के लिए कभी कभी स्टेबिलिटी लूज कर सकता है, पर अल्टीमेट एम स्टेबल होना ही है। तुम सबका स्टेबल होना, ठीक है, क्योंकि पूरा सिस्टम, नेचर ही ऐसे बना हुआ, ठीक है। और ये नेचर का लॉ हर जगह अप्लीकेबल होता है, ह्यूमंस में भी, केमिस्ट्री में, ठीक है। बाकी बायोलॉजी जियोलॉजी का मैं नहीं जानता वहाँ क्या चल रहा है, ठीक है, पर केमिस्ट्री में तो ये काम करता है। तो टेंडेंसी अलग होता है, कभी कभी मॉलिक्यूल टेंडेंसी से अपोजिट जाते हैं, पर तुम्हें टेंडेंसी के बारे में पढ़ना है। कभी कभी अपोजिट जा रहे हैं उसके बारे में नहीं पढ़ना, है ना, उसके बारे में बस जानना है कि कभी कभी चला जाता है, और क्यों जा रहा है बस उसका रीजन पता होना चाहिए, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अट्रैक्शन हो रहा है कि रिपल्शन? अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। तो ये जो मॉलिक्यूल है उधर वो स्टेबल होगा कि वो इजीली बनेगा कि मुश्किल से बे? इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट होगी कि पीछे बे? आगे शिफ्ट होगी, मतलब H प्लस खाने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। और ऐसी सिचुएशन में बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? जो H प्लस खाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेस। उसी को तो बेस बोलते हैं। और जो H प्लस इजिली खाएगा, जल्दी से खाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, है ना, सब छोटी छोटी चीजें ही पढ़ने, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं पढ़नी, ठीक है। तो जो H प्लस खाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इस हाइड्रेशन की वजह से अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया है? बढ़ गया। दिख रहा है? अबे दिख रहा है कि नहीं? ठीक। यहाँ इसकी जगह पे एक आर लगा दो। तो जैसे ही आर यहाँ लगाओगे, अब क्या आर बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी भाई? यहाँ पे आर बॉन्डिंग क्या होता है? आर बॉन्डिंग कुछ नहीं, ठीक है। तो आर लगाने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो अमाउंट है वो क्या हो गया है? कम हो गया। तो स्टेबिलिटी रिलेटिवली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एक आगे जाने की टेंडेंसी रिलेटिवली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। H प्लस खाने की टेंडेंसी रिलेटिवली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ रिलेटिवली क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आ रहा है? तो एक आर लगाया है जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम हो गया, है ना। ये दूसरा फैक्टर है जो हम कंसिडर कर रहे हैं। एक और आर लगाओ। तो ऐसे में यहाँ वाला जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ वो भी गायब हो गया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग घटता है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अबे समझ में आ रहा है ना? एक और आर लगा, तो ऐसे में ये वाला भी गायब हो जाएगा। और ऐसे में बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा?
और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अमीन्स का जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसको दो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, एक प्लस आई और दूसरा क्या पे सॉल्वेशन या हाइड्रेशन बोल। ठीक है, तो अमोनिया की तरफ जाते हैं, अमोनिया फिर RNH2 है, फिर R2NH है और फिर R3N। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस में और अमोनिया में कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान से सुन। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इंडक्टिव की बात करूं, सिर्फ इंडक्टिव की, आई इफेक्ट, इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो आगे जाने से सिर्फ इंडक्टिव की बात करेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही। लेकिन अगर मैं हाइड्रेशन की बात करूं, हाइड्रेशन इफेक्ट की, तो आगे जाने से हाइड्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, घट रहा है। आगे जाने से इंडक्टिव के हिसाब से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए और हाइड्रेशन के हिसाब से बेसिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तकलीफ में तो नहीं हो, किसकी बात मानी जाएगी, दोनों का कंबाइन इफेक्ट होता है, ऐसा कोई एक चीज नहीं है जो गवर्न करे। ठीक है, दोनों का कंबाइन इफेक्ट कंसिडर किया जाता है। और मैं तो बताऊं, यहां से यहां तक इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है, लेकिन यहां से यहां कौन डोमिनेट करने लग जाता है, हाइड्रेशन। ठीक है, तो आगे जाने से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, है ना, ऐसे बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है। लेकिन यहाँ से यहाँ जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, घट जाता है। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा, R2NH। ठीक है, फिर उसके बाद किसका आता है, R3N, फिर RNH2 और सबसे लास्ट में किसका होता है, अमोनिया। ये ऑर्डर आता है, छाप। अच्छा, अगर हवा में बात करें, हवा में बात करने का मतलब ये नहीं कि हवाबाजी कर रहे हैं, वो वाला हवा बात नहीं, मोदी ने, सॉरी। हवा में अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा इफेक्ट लगेगा बे, इंडक्टिव लगेगा, हाइड्रेशन वाला काम करेगा कि नहीं करेगा, मतलब आगे जाने से बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़े। समझ में आ रही बात। तो अगर वेपर फेज में बात किया जाए तो जो ऑर्डर आएगा वेपर फेज वो सबसे ज्यादा किसका होगा, R3N का, फिर किसका, R2NH, फिर RNH2 और सबसे कम किसका, अमोनिया का। ठीक है, समझ में आ रही है बात, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये वेपर फेज में है, गैस फेज में, और ये किस में है, एक्वस मीडियम। तकलीफ में तो नहीं हो, लग रहे हैं सब तकलीफ, अभी तो और तकलीफ है, एक और। हाँ रुक जाओ, बता रहे हैं। छाप लिए बे। तो कुल मिला के देखो, मैं तुम्हें बताऊं, याद ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। ठीक, पर अगर याद कर रहे हो तो एक और चीज याद कर लो कि अगर आर की जगह पे मिथाइल है तो ये ऑर्डर भी फॉलो नहीं होता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इसमें सेकेंडरी वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होता है ऑब्वियसली, उसके बाद प्राइमरी वाला आता है और फिर टर्शरी वाला आता है। मिथाइल के केस में थोड़ा सा चेंज है। मिथाइल आर की जगह पे अगर मिथाइल होगा तो ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट आता है। आर की जगह पे कोई भी अल्काइल ग्रुप है, इथाइल है, प्रोपाइल है, आइसोब्यूटाइल है, कुछ भी है, तो वो ये वाला ऊपर वाला ऑर्डर फॉलो होगा। मिथाइल के केस में ये वाला ऑर्डर फॉलो होगा। ठीक है, हाँ तो खराब।
और उसको उठाओ। क्या पूछ रहा था? यही पूछ रहा था ना। बैठ जाओ, थोड़ा सब्र कर लिया अगर। बता मुझे कैसे पता चल गया? शक्ल पे लिखा हुआ तो 5 मिनट में नहीं पढ़ा सकते ना सब कुछ, टाइम लगता है। कल भी तो लो में क्लास है। कितने बजे से पे? कल फ्राइडे है ना? ठीक है। कल ये SV सर कौन है, सभापति सर? SB हैं या SV हैं? SP हैं। ये SV सर कौन है, अभी नए आए हैं क्या? ZSV जूलॉजी है, S मतलब सभापति और V का मतलब? अच्छा, सभापति वर्मा। हाँ तो कल उनकी क्लास लगी है, मेरी नहीं। हाँ। अरे पर्सनल काम होते हैं कुछ। अपोलो मेडिक्स। बस इसके बाद से ऐसा कभी नहीं होगा। कल मैं छुट्टी पर रहूँगा थोड़ा सा। थोड़ा सा मतलब तुम्हारी क्लास बस नहीं लूँगा, बाकी मैं। ये तो गलत है। हाँ मतलब कल, क्योंकि कल तुम्हारी ही क्लास है बस तो बाकी और किसी क्लास ही नहीं है तो मैं कैसे लूँगा? परसों पर मेरी क्लास है, तो परसों आने वाली जो 2-3 क्लासेज है, 3 क्लासेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कोई मिस मत करना, पहले बता रहा हूँ। संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लें। 1 मिनट, 1 मिनट। कितने लोग चाहते हो संडे को एक्स्ट्रा क्लास लिया जाए? ज़्यादातर लोग क्लास नहीं रखने के फेवर में है। कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा सिलेबस वैसे ही काफ़ी सही चल रहा है। अरे मजाक नहीं कर रहे, सही में सही चल रहा है। -3 का लेक्चर डिले है, अभी क्या ही करेंगे। -3 पे ही है। हाँ जीओसी में थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार जीओसी और हाइड्रोकार्बन खत्म हुए तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या? नहीं, दोबारा पढ़ाऊँ क्या? हाँ रिवाइज करा दूंगा, रिवाइज करा दूंगा। छाप लिए? तो कल बस तुम लोग में क्लास नहीं है, तो पर परसों मेरी क्लास जो भी होगी, शायद पहली क्लास है, अरे पहली ना हो यार बस। संडे को नहीं है, संडे को नहीं रखेंगे, संडे को यार ठीक है, एक दिन तो तुम लोग भी रेस्ट करो। ऐसा नहीं है, देखो संडे को क्लास लेना होगा तो बिल्कुल संडे को भी लिया जा सकता है। सैटरडे को क्लास नहीं लगाई क्या तुम लोगों में? 5, अच्छा नहीं, ये तो ई वाला देख रहा था मैं। हाँ सैटरडे को मेरी दूसरी क्लास है 10 बजे वाली, तो संडे को नहीं है बे। अबे यार नहीं, संडे को नहीं। ठीक है, तू आ जाना बस। इतना ही इच्छा है तेरी की, तो पढ़ा देंगे। ठीक, लिखो। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, अभी पीपीटी तो बना नहीं पाया हूं, पर कोई बात नहीं। देखो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अगला इफेक्ट है।
इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, या इसको हम ई इफेक्ट भी बोलते हैं। यहाँ देखो, अगर ये कोई एल्कीन है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ध्यान से देखना सभी लोग। इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा, कौन से कार्बन पे अटैक कराएगा, C1 पे कि या C2 पे? कहीं भी कराओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब यहाँ अटैक करेगा, है ना, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अगर ये अटैक करेगा तो कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा, ऑब्वियसली बॉन्ड टूटेगा कुछ, है ना। तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये किस तरफ शिफ्ट होगा? ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रोफाइल से अट्रैक्शन मिलेगा या रिपल्शन? हाँ, अट्रैक्शन मिलेगा कि रिपल्शन? अभी बेसिक चीज ही नहीं कर पाते। ई पे कैसा चार्ज है और पाई इलेक्ट्रॉनों पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव, तो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन? तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल शिफ्ट होंगे कि अवे फ्रॉम इलेक्ट्रोफाइल शिफ्ट होंगे? टुवर्ड्स। तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो आके जुड़ भी रहा है ना, कोई चार्ज नहीं है। देख रहा? यहाँ ध्यान से देखो, कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, सिग्मा वाले कि पाई वाले? पाई वाला। पार्शियली शिफ्ट हो रहा है या कंप्लीटली शिफ्ट हो रहा है? कंप्लीटली शिफ्ट हो रहा है। अपने मन से शिफ्ट हो रहा है या किसी के आने की वजह से शिफ्ट हो रहा है? किसी एक एक्सटर्नल एजेंट के आने की वजह से शिफ्ट हो रहा है। तो ये एक परमानेंट इफेक्ट होगा कि टेम्परेरी इफेक्ट? टेम्परेरी इफेक्ट। जो इफेक्ट अपने मन से होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट इफेक्ट। और जो इफेक्ट किसी के आने की वजह से होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेरी इफेक्ट। इट्स लाइक जैसे तुम अगर सीरियस हो पढ़ाई को लेके, तो कमरे में बैठ के तुम पढ़ाई कर रहे होगे, खुद से पढ़ाई करोगे, इसको परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं। पर तुम कमरे में बैठ के रील देख रहे हो, है ना, और अचानक से तुम्हारे पापा आ जाए और फोन बंद करके तुरंत किताब खोल लो, तो इसको कौन सा इफेक्ट बोलेंगे? टेम्परेरी। क्योंकि जैसे ही वो वापस जाएंगे तो फिर किताब बंद करके तुम रील ही खोलोगे। ठीक है, ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है। जो टेम्परेरी इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी और उसके रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करता है। परमानेंट इफेक्ट ही अफेक्ट करता है मेनली। तो अगर तुम्हारे अंदर परमानेंट इफेक्ट है पढ़ने का, तो सेलेक्ट होने के चांसेस तुम्हारे बढ़ेंगे। और अगर टेम्परली तुम इफेक्ट के अंदर पढ़ाई कर रहे हो तो सेलेक्ट होने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, ये फैक्ट है। तो यहाँ भी टेम्परेरी और परमानेंट टाइप का हिसाब किताब होता है। ये जो शिफ्टिंग हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है, खुद से या किसी के आने की वजह से? पे किसी के आने की वजह से हो रही है, तो ये इफेक्ट को अपन क्या बोलेंगे? टेम्परेरी इफेक्ट। और ये पूरा इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। लिखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ complete shifting of pi electron under the influence of under the influence of attacking species, under the influence of attacking species is called electromeric effect और E effect। E effect। पूरा इलेक्ट्रोमेरिक कौन लिखा है यार यहाँ पे, इसलिए खाली क्या लिख देते हैं हम लोग? ई इफेक्ट लिखते हैं। उसके नीचे लिखोगे इट इज़ अ टेम्परेरी इफेक्ट। इट इज़ अ टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ना, वो इंडक्टिव का जस्ट उल्टा होता है। जस्ट उल्टा। इंडक्टिव में कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते थे? अरे कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते थे भाई? सिग्मा। यहाँ कौन से शिफ्ट हो रहे हैं? पाई। इंडक्टिव में पार्शियली शिफ्ट होता था कि कंप्लीटली बे? यहाँ कैसे शिफ्ट हो रहा है? इंडक्टिव में अपने शिफ्ट होता था किसी के आने की वजह से? अपने से। यहाँ कैसे शिफ्ट हो रहा है? आने वजह से। एग्जैक्ट अपोजिट। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ठीक, फोटो बना लो। देखो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट।
अच्छा फोटो बना रहे हो, लिखो लिखो। लिखो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, पहला है प्लस ई इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट। उसमें लिखो if electrons are shifted, if electrons are shifted towards the attacking species, if electrons are shifted towards the attacking species, it is called plus E effect. If electrons are shifted towards the attacking species, it is called plus E effect. जैसे यहाँ पे देखो, ये जो शिफ्टिंग कराई है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं वो टुवर्ड्स द अटैकिंग स्पेसीज शिफ्ट हो रहे हैं या अवे फ्रॉम अटैकिंग स्पेसीज शिफ्ट हो रहे हैं? टुवर्ड्स। तो ये जो शिफ्टिंग है इसको अपन क्या बोलेंगे? प्लस ई इफेक्ट बोलेंगे। तो प्लस ई इफेक्ट में फिर से ये लिख लेना, ठीक है। और मान ले इस टाइप का कोई कंपाउंड, कोई कार्बोनिल ग्रुप, और इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर। अब न्यूक्लियोफाइल में यहाँ देख, कार्बन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन पे थोड़ा सा क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ। थोड़ा सा इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव। थोड़ा सा इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पे या ऑक्सीजन पे? कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन के साथ इसका अट्रैक्शन होगा। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनको इस न्यूक्लियोफाइल से अट्रैक्शन मिलेगा कि रिपल्शन? रिपल्शन। तो ये इसकी तरफ शिफ्ट होंगे या इससे दूर पे? दूर शिफ्ट होंगे। तो इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? कोई चार्ज नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ भी तो रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो शिफ्टिंग हो रही है पाई इलेक्ट्रॉनों की, वो टुवर्ड्स द अटैकिंग स्पेसीज है या अवे फ्रॉम अटैकिंग स्पेसीज है? अवे फ्रॉम है। तो इसको क्या बोलोगे? माइनस ई इफेक्ट। तो क्या अपने मन से माइनस ई इफेक्ट लिख पाओगे? डेफिनेशन लिखो और ये फोटो बना लो। इसमें कोई सीरीज नहीं होती, टेम्परेरी इफेक्ट है ना। टेम्परेरी इफेक्ट क्या होता है? अब मम्मी या चाहे पापा हैं, दोनों केस में पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें कौन ज़्यादा इफेक्ट डालेगा? कोई नहीं। वो लग रहा है कुटाई हुई है इसकी बढ़िया से, रील देखते हुए पकड़ाए होंगे। तभी होता है, तभी होता है। टेम्परेरी इफेक्ट मतलब कोई अटैकिंग स्पेसीज हो। अब कोई अटैकिंग स्पेसीज में, अटैकिंग स्पेसीज में मैंने क्या लिखवाया? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। हम्म, हमेशा।
छाप लिया बे। देखो ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ना, ये सारे इफेक्ट में जितने भी इफेक्ट मैंने अभी तक बताए हैं, कौन कौन से इफेक्ट पढ़ा दिए बे? स्टेरिक हिंड्रेंस, पहला तो स्टेरिक हिंड्रेंस ना, स्टेरिक हिंड्रेंस है, उसके बाद क्या पढ़ा है? इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, फिर क्या पढ़ा रहे हैं? इलेक्ट्रोमेरिक, और उसके बाद क्या पढ़ाएंगे? रेजोनेटिंग इफेक्ट, जिसको कुछ लोग मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, फिर हाइपर कंजर्वेटिव इफेक्ट है, और फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इन सब में सबसे ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ना, सबसे कम इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे क्वेश्चन नहीं आता है ना। हाँ, पर इसके यूजेज आगे ज़्यादा हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे, इसका ही ज़्यादा यूज़ करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन इलेक्ट्रोमेरिक से नहीं आते, क्योंकि ये एक टेम्परेरी इफेक्ट, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कोई चैप्टर इफेक्ट है, वो है हमारा रेजोनेटिंग इफेक्ट। और इसीलिए आने वाले जो 2 क्लास हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि सब लोग क्लास में रहें, मेंटली भी और फिजिकली तो ऑब्वियसली ज़रूरी है। और जो भी क्वेश्चन दे उसको अपनी कॉपी पे करें, बिना किसी की हेल्प के। गलत होगा चलेगा, है ना, छाप के सही करोगे नहीं चलेगा, ठीक है। लिखो, रेजोनेटिंग इफेक्ट। और ये इफेक्ट जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं अपना पेशेंस कभी कभी लूज़ कर देता हूँ लोगों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देख के। तो कोशिश करना कि सही स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, है ना। ब्लंडर ना करे, गलत चलेगा, ब्लंडर करोगे तो फिर पिटाई भी हो सकती है ना। तो मैं 1-2 बार कूट भी सकता हूँ किसी को भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। पर्सनली मत लेना, वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो मेरी प्रॉब्लम, इट्स नॉट यू, इट्स मी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रेजोनेंस की। लिखो, रेजोनेंस की डेफिनीशन। अब पीपीटी बना के नहीं लाया हूँ, नहीं तो मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का पूरा डेफिनीशन लिख के ले आता, पर मैं इसे बोल देता हूँ, याद है मुझे। लिखो, इफ सम प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल, इफ सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन ओनली एक्सप्लेन, if some properties of a molecule can only explain by more than one by more than one Lewis dot structure, more than one Lewis dot structure, these structures are called, these structures are called resonating structure, resonating structure, or canonical form, or canonical form, full stop. And actual molecule, actual molecule is resonance hybrid, actual molecule is resonance hybrid of all resonating structure, and actual molecule is resonance hybrid of all resonating structure having more contribution, having more contribution of more stable resonating structure, of more stable resonating structure। तो अभी के लिए फिलहाल ये जो लास्ट वाली लाइन है,
having contribution of more stable, sorry, having more contribution of more stable resonating structure वाला जो लाइन है उसको इग्नोर करेंगे थोड़ी देर के लिए, है ना। बाकी के डेफिनेशन को पढ़ते हैं, और बाकी की डेफिनेशन मैंने पहले भी लिखवाई हुई है। कहाँ लिखवाई है, किसी को कोई आइडिया है? ये डेफिनेशन, रेजोनेंस की डेफिनेशन पहली बार नहीं लिखवा रहा, तो इससे पहले कब लिखवाए थे? केमिकल बॉन्डिंग में जब वहाँ रेजोनेंस पढ़ाए थे। वहाँ का रेजोनेंस याद है कुछ कुछ? हाँ, थोड़ा थोड़ा रेजोनेंस उधर का याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, है ना। ऐसा है, अगर नहीं याद रहता तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ाएंगे, शुरू से पढ़ा रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें रेजोनेंस बनाने नहीं आता, ठीक है। पर कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं ना, जैसे कि एसीटेट आयन, है ना। एसीटेट आयन से ही स्टार्ट करते हैं। एसीटेट आयन में इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इस वजह से यहाँ पे प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, और एंगल कितना होगा? 120 डिग्री दिखाई दे रहा है। अब एसीटेट में यहाँ इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अगर ये लेंथ x है और इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और ये वाला लेंथ y है, तो कौन बड़ा होगा इसमें से? x की y पे ये दोनों क्या आते हैं? बराबर आते हैं। अब ये चीज़, है ना, इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होती, ठीक है। अगर एक जगह सिंगल, वैसे सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है ना। पर यहाँ पर जब एक्सरे डिफ्रेक्शोमीटर देखा गया तो दोनों क्या आ रहे थे? बराबर। तो क्या ये लुईस डॉट से स्ट्रक्चर से ये ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे ये कहा जाता है कि देखो ऐसा है, यहाँ पे एक फिनोमेना होता है इस टाइप का। यहाँ एक्चुअली में जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से आपस में क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है कभी कभी ऊपर चला जाता है और डबल बॉन्ड नीचे आ जाता है, और इस तरह से ये दोनों ही स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं ऑफ एसीटेट आयन, है ना। और अगर ये दो स्ट्रक्चर हैं तो इन दोनों स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो एक्चुअल मॉलिक्यूल किसके जैसा दिखेगा? पहले वाले जैसा या दूसरे वाले जैसा? दोनों के जैसा दिखता है। तो CH3 पूरा ऐसे ही रहता है, यहाँ ऑक्सीजन रहता है और यहाँ भी ऑक्सीजन रहता है, और क्योंकि एक पाई बॉन्ड है जो दो जगह शिफ्ट हो रहा है ना, तो दोनों जगह कितना कितना इफेक्ट डालता है? ये आधा आधा, ठीक है। और एक नेगेटिव चार्ज है जो दो जगह शिफ्ट हो रहा है, तो दोनों जगह कितना कितना इफेक्ट डालता है? आधा आधा नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। और ये जो नेगेटिव, ये जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है, ये कोई लूज डॉट स्ट्रक्चर नहीं होता, ये आधा बॉन्ड कहीं लूज डॉट स्ट्रक्चर में नहीं बनाते। एक्चुअल मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा। यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा बे? 1.5, क्योंकि एक बॉन्ड तो पूरा है और एक बॉन्ड क्या है बे? आधा। बॉन्ड ऑर्डर जानते हो ना। तो और ऊपर बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1.5। तो दोनों जगह बॉन्ड ऑर्डर बराबर है, तो जो दोनों जगह बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? बराबर है। समझ में आ रही है बात? और ये ऑब्जर्वेशन देखा गया कि जब CH3OH में, जहाँ पे कि प्योर सिंगल बॉन्ड है, कोई रेजोनेंस नहीं है, इसका लेंथ अगर A था, और CHOH में जहाँ पे प्योर डबल बॉन्ड, इसका लेंथ B था, तो ये जो A है सबसे बड़ा था और B सबसे छोटा था, और ये X और Y दोनों क्या थे वे? इन दोनों के बीच में यार। समझ में आ रही बात? ये ऑब्जर्वेशन से देखा गया, जिससे कि प्रूफ होता है कि यहाँ पे किस टाइप का बॉन्ड ऑर्डर आ रहा होगा? 1.5 ही होगा। समझ में आ रही बात? इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो लोग को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आता है या नहीं आता? आता है ना। ठीक है, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। समय कितना बचा है? चलो ठीक है, तो पहले ऐसा करते हैं, ये छाप लो पहले, ये छाप। अगली क्लास से ही रेजोनेंस सही से पढ़ाना शुरू करेंगे, पर अभी इस क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन तो दे ही दे। आने वाली 2 से 3 क्लास बहुत बोरिंग हो सकती है, पर ये 2 से 3 क्लास अगर तुमने ध्यान से पढ़ाई कर ली तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। बस ये 2-3 क्लास तुम्हें मॉलिक्यूल दिखने लगेंगे कि मॉलिक्यूल क्या चाहता है, ठीक है।
मॉलिक्यूल को देख के बता दोगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा कि वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा, कैसे रिएक्ट करेगा, कहाँ पार्टिसिपेट करेगा, कहाँ अटैक होगा कहाँ नहीं अटैक होगा, सब दिखेगा। कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, वो सब दिखने लगेगा मॉलिक्यूल देख के ही। पर ये 3 क्लास बढ़िया से देखना, ठीक है? क्या? मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम देखो, कर पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो फिर तो भगवान ही मालिक है। क्योंकि जीओसी खत्म होने के बाद से पूरी क्लास, मेरी हर क्लास 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक जिनको सब समझ में आता है और एक जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। बीच में कोई नहीं रहेगा कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है। और वो तुम्हारे क्लास की प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना? और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर लोग उस वाले सेक्शन में रहें जिनको समझ में आ रहा हो, है ना? बहुत कम लोग बच्चे जिनको नहीं समझ में आ रहा, और उनसे मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। फिर उनकी बात सुनूंगा भी नहीं। तो कुछ भी गाली दे के बेइज्जती करके पीट के उस वाले सेक्शन में डालने की कोशिश करूँगा। वही मैटर करता है। बाकी यहाँ पे बैठ के मैं स्टैंड अप करने तो आया नहीं। ज़्यादातर लोग इसीलिए क्लास में चले जाते हैं कि अरे क्लास में मज़ा आता है है ना? मज़ा देने नहीं आया हूँ यहाँ पे। राहुल गांधी नहीं हूँ, हाँ। हाँ हाँ, वही। वो सब समझ में आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आने वाली 3 क्लास में मैं मेजर माइनर पढ़ाना सिखाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाली 3 क्लास अगर तुम पढ़ लिए अच्छे से तो मेजर माइनर पहचानने में तुम्हें कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी भी नहीं। छाप लिए बे? लिखो, रूल्स ऑफ रेजोनेंस। तो पहले सिखाते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के क्या बेसिक रूल हैं। उनको हर जगह फॉलो करेंगे, ये रूल कभी ब्रेक नहीं करेंगे। रूल ब्रेक हुआ मतलब कि रेजोनेंस गलत, ठीक है? तो इस सारे रूल फॉलो करते हुए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। और क्योंकि तुम्हें रूल्स नहीं पता हैं इसलिए 1 बाय 1 सीखेंगे, ठीक है? तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर? विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर? कुछ कंपाउंड बना रहे हैं, कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तुम्हें बताना है कि इन दोनों में से ये लोग आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं या नहीं, ठीक है? अभी बाद में करते हैं इसको, पहले ये दोनों देखते हैं। ऊपर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखे हैं, नीचे भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखे हैं एक दूसरे के, है ना? तुम्हें बताना है कि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं या नहीं, ठीक है? अपना कॉमन सेंस यूज करके, अपनी पिछली नॉलेज यूज करके, जितना भी तुम्हें आता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? गलत। तो कितने लोगों को लगता है कि जो ऊपर वाले कंपाउंड्स हैं, वो ऊपर वाले जो दो बना रखे हैं स्ट्रक्चर, वो दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? धीरे धीरे हाथ उठा रहा है सब, ठीक है? तो भी हाथ उठा रही है। तो तूने ऐसे किया और फिर ऐसे रख दिया, तो इसको क्या माने? तू हाथ तो नहीं उठाया, तो इसने हाथ बांध रखा है, गलती से उठता हुआ ना दिख जाए, ठीक है? और कितने लोग लगता है कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है? छोटा छोटा ही हाथ उठाते हैं। तू किसी पे हाथ नहीं उठाए पे? वो तुझे कह रहा हूँ फोन वोन छोड़ दे, अभी क्लास खत्म होने में 5 मिनट का टाइम है, तो तू फोन रख सकता है, ठीक है? चला रहा था ना? वो दिख रहा, अरे उसको बोल रहा हूँ, वो जो वाइट टी शर्ट वाइट स्वेटर पहन के घूम रहा है विदाउट ड्रेस में, हाँ। तू किसी में हाथ नहीं उठाया? पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता? नहीं, तुझसे ही पूछेंगे खरा।
तो क्या लगता है तुझे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है? नहीं, क्यों? क्यों? बस ऐसे ही अंदर से आवाज है, नहीं? बैठ जा। ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं। और टॉटोमेरिज में मैंने थोड़ा सा अलग ही पढ़ाया था, पर कीटोइनॉल टॉटोमेरिज में बताया था कि ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमर हैं। पर अ, ये कोई आंसर नहीं होता है कि ये दोनों टॉटोमर है इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो, जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। और यहाँ पे वही हाइड्रोजन अब किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम्स की रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होती। एटम्स जहाँ जो इससे जुड़ा हुआ है, एटम अपनी जगह पे ही रहता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन चेंज होती है, और वो भी पाई इलेक्ट्रॉनों की। सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन चेंज नहीं होती। ना एटम की पोजीशन चेंज होती है और ना ही सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन चेंज होती है। सिर्फ किसकी चेंज होती है भाई? पाई इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन चेंज होती है। लिखो पहला रूल, पढ़ा रहे हैं। रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स must be same, must be same in all resonating structure, in all resonating structure. दूसरा वाला देखो, क्या ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं या नहीं? तो ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इसमें रिलेटिव पोजीशन एटम्स की चेंज नहीं हो रही। ठीक है, ठीक है, अगली क्लास में पढ़ेंगे।